नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम यूपी नामा में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तर प्रदेश के यूपी नामा में आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे प्राचीन शहर बनारस के बारे में, जहां आस्था के साथ उत्तर प्रदेश की समृद्धि भी देखने को मिलती है। लेकिन सवाल यही, पिछले 9 सालों में कितना बदला है उत्तर प्रदेश। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनने के पथ पर अग्रसर इस राज्य में दिन दुगनी रात चौगनी विकास की एक से एक नई गाथा लिखी जा रही है। और इसी पहलू की ओर ज्यादा बारीकी से जानने और समझने के लिए एफएम न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और पिछले 9 सालों में योगी सरकार में हुए बदलाव के बारे में यूपी स्टेट हेड विजय कुमार त्रिपाठी और लखनऊ ब्यूरो चीफ अमरेंद्र प्रताप सिंह ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर वाराणसी मंडल में पड़ताल की है। आप भी देखिए हमारी ये खास प्रोग्राम की स्पेशल रिपोर्ट, संगम नगरी से काशी तक पिछले 9 साल में कितना हुआ बदलाव। ये रिपोर्ट देखिए। अगर 9 साल में यूपी की सबसे बड़ी पहचान कोई बनी है तो वो है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। जहां कभी तंग गलियां थी, आज वहां 50 फीट चौड़ा कॉरिडोर है। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि आखिरकार काशी विश्वनाथ मंदिर क्या डेवलप हुआ है, कितना बदला है काशी, सरकार के दावे कहां तक हकीकत हैं और कितना अभी भी बदलने का एक दौर चल रहा है जो लगातार आपको टीवी और सोशल मीडिया पर दिखता होगा। नमस्कार सर, एफएम न्यूज पर आपका स्वागत। महादेव। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा अधिकारी जो लगभग कई वर्षों से काशी विश्वनाथ मंदिर में रम गया है, यानी अविनाशी काशी का एक ऐसा भक्त और ऐसा अधिकारी जो भक्तों के साथ साथ खुद भी भक्त हो जाता है, दर्शन के समय लोगों को सेवा भाव से नजर आता है, अधिकारों के साथ अधिकारी हो जाता है और कभी कभी शासन और सख्ती के लिए भी जाना जाता है। तो क्या है ऐसा काशी में, काशी विश्वनाथ मंदिर में और ट्रस्ट में जो आपने बदलाव किया है, जो दिख रहा है, और क्या अभी और भी बदलाव कर रहे हैं? श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो बदलाव आपको दिखाई देते हैं, सबसे पहला जो बदलाव है वो तो आर्किटेक्चरल चेंज जो आया है, जो हम कहते हैं कि जो निर्माण, जो संरचनात्मक आधारभूत बदलाव आया है, वह संकरी गलियों का मंदिर निकल कर एक बृहद धाम में बदला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन था, उनका जो एक स्वप्न था, उनका कहते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया काशी विश्वनाथ धाम को, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक कुशल नेतृत्व था जिसके अंतर्गत ये पूरी परियोजना साकार हुई। वर्ष 2007 में संकल्पना ने आकार लेना प्रारंभ किया, 2019 से वास्तव में कार्य प्रारंभ हुआ और 2021 में 13 दिसंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से संत जन की, विद्वत जन की उपस्थिति में, भक्तों की उपस्थिति में इस धाम के नवीनीकृत स्वरूप का लोकार्पण किया गया। और पूरा जो धाम, जिसका पूरा जो क्षेत्रफल हुआ करता था, पहले केवल 2500 स्क्वायर फीट था, वह आज की तारीख में 5 लाख स्क्वायर फीट तक पहुंचा है, 5 हेक्टेयर तक पहुंचा है, यानी 50,000 वर्ग मीटर तक पहुंचा है। तो आप ये जो इतना बड़ा अंतर आया है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि या आप देख सकते हैं, कल्पना की हमें आपको आवश्यकता नहीं है, धाम आपके सामने है, कि ये बिल्कुल वृहद आकार में जो परिकल्पना थी साकार हुई है। और इसके साकार होने, इसके फलीभूत होने का परिणाम इस रूप में सामने आया कि जो हमारे श्रद्धालु हैं, इनको जो सुविधाएं मिलती हैं वह एक अलग उसका आकार है, और साथ में श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई। श्रद्धालुओं की संख्या की जो वृद्धि है, इसका जो समाज पर आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक प्रभाव पड़ेगा, जब इतने सारे लोग एक साथ एक स्थान पर आ रहे हैं, भक्ति और श्रद्धा के भाव से तीर्थाटन करने आ रहे हैं, तो उसका जो स्केल है, आप ये समझिए 2012 से लेकर 2018 तक का जो डेटा हमारे पास है, उसमें जो कुल संख्या श्रद्धालुओं की रही है, उसकी लगभग 5 से 6 गुने तक संख्या हो गई है वर्ष 2021 से लेकर 2026 तक का जो हमारा समय है। और इसमें जो हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास हेड काउंटर कैमरा लगा है, पहले अनुमानित आंकड़े होते थे, यह वास्तविक आंकड़े हैं। यह वास्तविक आंकड़े जो है 30 करोड़ की संख्या क्रॉस कर चुके हैं इस समय तक।
30 करोड़ की संख्या पार करने का मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने एक अध्ययन कराया था। उनके अध्ययन में यह तथ्य निकल कर आया कि प्रति तीर्थयात्री, प्रति दर्शनार्थी जो यहाँ आता है, लगभग चूंकि हमारे यहाँ 70% जो दर्शनार्थी आते हैं दक्षिण भारतीय होते हैं, तो उनका जो एवरेज एक्सपेंडिचर है अपने घर से निकल कर यहाँ तक आने में, वो अपने राज्य में उन्होंने व्यय किया हो, पेट्रोल डीजल भराया हो, रेलवे का टिकट लिया हो, प्लेन का टिकट लिया हो, या फिर यहाँ आने के बाद उन्होंने कुछ खाया पिया हो, कुछ यहाँ आने के बाद उन्होंने खिलौने खरीदे हो, बनारसी साड़ी खरीदी हो, तो उसका जो औसत व्यय है वो 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति का है। तो 30 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 5,000 आप करते हैं तो 1.5 लाख करोड़ रुपए जीडीपी में फ्लो हुए हैं, सर्कुलेट हुए हैं। और उस सर्कुलेशन का एक भाग जीएसटी टैक्स के रूप में सरकार के एक्सचेकर में गया होगा, सरकार के खजाने में गया होगा, लेकिन बड़ा भाग, मेजर पार्ट जो है वो अलग अलग स्थानों पर अपना उद्यम चलाने वाले व्यवसायियों के पास गया होगा, जो माला टीका फूल चंदन का कार्य करने वाले हैं, प्रसाद का कार्य करने वाले हैं, उनके पास गया होगा। यात्रा में आते समय सामान उठाने वाले, सामान बेचने वाले, सामान खरीदने वाले जो लोग हैं उनके पास गया होगा। तीर्थाटन में आते समय जो तमाम विज्ञापन एजेंसियां काम करती हैं वो इसीलिए काम कर पाती हैं क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं तो विज्ञापन देना उससे अनिवार्यता हो जाती है। तमाम उद्योग फलते फूलते हैं तो संख्या के कारण फलते फूलते हैं। और सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि तीर्थाटन एक सामान्य पर्यटन से भिन्न होता है। पर्यटक किसी नगर में जाता है तो प्रायः सामान्य पर्यटक अगर मौज मस्ती के लिए गया है, सामान बिताने गया है, तो वह ईट ड्रिंक बी मेरी वाले प्रिंसिपल रहेगा। इससे जो स्थानीय संस्कृति होती है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसकी जो मनोदशा होती है, उसकी जो सांस्कृतिक पहचान होती है, उस पर कहीं ना कहीं एक आधुनिकीकरण का एक ऐसा रूपक लगता है कि जिससे वहाँ का डिस्टॉर्शन होता है, जिसको हम सामाजिक परिघटनाओं के रूप में देखते हैं। कहीं वो ड्रिंक और बार की संस्कृति चल रही है, कहीं कुछ छेड़खानी हो जा रही है, कहीं कुछ हो जा रहा है। लेकिन काशी में जो श्रद्धालु आ रहा है पूरी यात्रा भक्ति भाव से यात्रा करने आ रहा है, तो जिन जिन क्षेत्रों से गुजर रहा है और जहाँ पहुँच रहा है वहाँ अपने आचरण से एक अच्छा संदेश दे रहा है। वह भक्त है, श्रद्धालु है, वह खाने पीने मौज करने नहीं आया, दर्शन करने आया है। वो माला टीका चंदन लगा के हरिनाम जपते हुए, भगवान विश्वनाथ का नाम जपते हुए अपनी पूरी यात्रा संपन्न करता है। तो जहां जाता है वहां वह मनोवैज्ञानिक धनात्मक प्रभाव छोड़कर जाता है। तो काशी नगर पर भी और यात्रा में पड़ने वाले सभी जो नगर हैं, उनके जो निवासी हैं, उनके ऊपर सांस्कृतिक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वास्थ्य को अच्छा करने वाला एक स्वस्थ प्रभाव पड़ता है। तो इन सबका जो एक कंबाइंड इम्पैक्ट है, इसको हम कह सकते हैं कि भगवान विश्वनाथ का धाम किसी प्राचीन धाम का आधुनिकीकृत स्वरूप होने का प्रथम उदाहरण है। और आप देखिए कि इसकी जो सफलता रही, इसकी जो एक कहानी लिखी गई, इसका जो परिणाम निकला, वह देश के तमाम धाम है। लोग कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहते हैं, मैं धाम प्रोजेक्ट उसी को कह रहा हूँ। आपके दर्शक समझ सकेंगे मैं कॉरिडोर के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए इस शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। चाहे वह महाकालेश्वर धाम हो, महाकाल धाम उज्जैन में बना हो, चाहे जम्मू में जो नया निर्माण और नई संकल्पना चल रही है, चाहे इस समय त्र्यंबकेश्वर में उसको बनाने की बात चल रही है, अभी बैजनाथ धाम के लोग आए, वो भी यहाँ देख कर गए, हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था। और व्यवस्थाओं के मामले में श्री काशी विश्वनाथ धाम ने केवल प्रथम या आर्किटेक्चरल मॉडल के रूप में नहीं है, यहाँ श्रद्धालुओं को सुविधा देने से लेकर, दर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करने से लेकर, वीआईपी विजिट्स और जो बाकी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनकी व्यवस्था से लेकर, धाम के प्रबंधन की व्यवस्था तक हम लोगों ने हर चीज का एकदम माइन्यूटेस्ट माइक्रो लेवल पर, या मैं कहूँगा नैनो लेवल पर प्रोटोकॉल डेवलप किया है। यह पिछले 2 वर्षों की उपलब्धि है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया, एसओपी बनाया गया, उसमें यहाँ तक नियत है किस दिन वाटर कूलर लग जाने हैं, किस दिन पानी बदला जाना है, किस दिन कोई पत्रावली चलनी है, फूल किस दिन सजने हैं, किस दिन नहीं सजने हैं, किस तिथि को कौन सा उत्सव मनाना है, किस दिन कौन सा कलाकार परफॉर्म करेगा हमारे शिव आश्रम मंच पर, और अगर वह नहीं उपस्थित होता तो उसकी बजाय कौन परफॉर्म करेगा। तो ये अल्टरनेटिव व्यवस्था बनाते हुए एसओपी इतना डिटेल्ड बनाई गई है कि अभी 31 मार्च 2026 को माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन हमारे धाम में दर्शन के लिए पधारे थे और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए उनकी पूरी प्रशासनिक टीम आई थी। उनके सामने जब हमने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया एसओपी का, तो उन्होंने तत्काल अपनी टीम से अपेक्षा की कि एक एमओयू साइन करो काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास से, और ऐसी व्यवस्था जो हमारे यहाँ भी महाकुंभ होने जा रहा है वहां पर और हमारे मंदिर में भी लागू होनी चाहिए। और उसी दिन तद्दिनांक को ही एमओयू तैयार करके तुरंत उसको भी हस्ताक्षरित किया गया। महादेव ने चाहा तो महादेव के सभी धामों में, सभी सनातन धामों में काशी विश्वनाथ धाम का जो यह नवाचार है और जो सीख हमको मिली है, जो उसको स्टैंडर्डाइज करने का हमने कार्य शुरू किया है। जैसे आप देखिए, धर्म के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? मंदिर में ठीक है व्यक्ति आस्था के साथ आता है, लेकिन आप किसी भी होटल में जाते हैं तो आपको मालूम होता है मुझे रिसेप्शन पर जाना है, मुझे कमरे में रुकवाया जाएगा, मुझे पानी मिल जाएगा, चाय मांगने के लिए मुझे कहाँ से बुलाना है, सभी को मालूम है जो व्यक्ति बाहर जा रहा है। मंदिर में प्रायः सरप्राइज एलिमेंट होता है, जाऊंगा दर्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे दर्शन करूंगा,
ठीक से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पूजा कौन कराएगा, किससे बात करनी है। तो ये जो सरप्राइज एलिमेंट है, कई बार ये बाधा बनता है, एक मेंटल हिच होता है आधुनिक पीढ़ी के लिए और लोगों के लिए। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में 30 करोड़ का आंकड़ा एक आता है कि भारत की जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग हमारे यहाँ दर्शन कर चुका है पिछले 4-5 वर्षों में। लेकिन इसके बाद भी जो आ रहे हैं उनको हम कैसे और ज्यादा सुविधा दे सकें, तो उस सुविधा को करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपीज पर ही सारे होटल्स काम करते हैं, सारे एयरपोर्ट्स काम करते हैं, सारे रेलवे स्टेशन काम करते हैं। धार्मिक क्षेत्र में, धार्मिक प्रबंधन में, जिसको टेम्पल मैनेजमेंट, एक बड़ा कैची वर्ड 2024 में एक सेमिनार हुआ था, वहां संयोग से निकला मुंह से, उसके बाद लगातार इस पर डिबेट हुई। अभी बड़ा कैची वर्ड है इस समय मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। टेम्पल मैनेजमेंट, मंदिर प्रबंधन, तो मंदिर प्रबंधन का एसओपी क्या होगा? तो श्री काशी विश्वनाथ धाम केवल आर्किटेक्चरल मामले में प्रथम नहीं है, जो हमारे नेतृत्व करता है उनकी प्रेरणा से यह एसओपी के मामले में भी प्रथम है। काशी विश्वनाथ धाम ने सबसे पहले एक धार्मिक क्षेत्र का, धार्मिक स्थल का प्रबंधन करने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और 1 वर्ष की पूरी कार्य योजना, और उस 1 वर्ष में छोटी से छोटी चीज, मतलब पत्राचार किस दिन किसको पत्र लिखना है, किस दिन कौन सी फाइल पुटअप होनी है से लेकर कूलर का पानी किस दिन बदला जाना है, यहाँ तक कि व्यवस्था किस दिन फूलों की सज्जा होनी है, किस दिन सज्जा हटा लेनी है, किस दिन प्रकाश की अतिरिक्त व्यवस्था करनी है, किस दिन हटा लेनी है, यह सारी चीजों को तय करते हुए श्रद्धालु जब आएगा तो उसको व्हील चेयर के लिए कहां संपर्क करना होगा, उसको जो सुगम दर्शन की लाइन में अगर लगना है तो कहां संपर्क करना होगा, रुद्राभिषेक करना है तो कहां संपर्क करना होगा, ऑनलाइन पूजा है तो कहां संपर्क करना होगा, इन सारी चीजों को व्यवस्थापित करते हुए एसओपी लागू किया गया। इसी प्रकार जो कहते हैं प्राचीनता से आधुनिकता आपकी थीम है, आजकल सबसे आधुनिकतम बड़ा कैची वर्ड है जो आजकल के डिस्कशन का, जो साइंटिफिक फोरम्स पर, बिजनेस फोरम्स पर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। एआई की बात आज जब हो रही है तो मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि श्री काशी विश्वनाथ धाम ने आज से लगभग 1.5 वर्ष पहले अपना एआई प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था, आस्क नंदी नाम से। जैसे आप चैट जीपीटी और बाकी चीजें जो आजकल वो चैट बॉट्स आपके चर्चा में आए हैं, तो इनके चर्चित होने से 1.5 साल पहले हम लोग अपने काम पर लग चुके थे, और जब 1 वर्ष पूरा हुआ तो हमने आंकड़े प्रकाशित किए कि बिना किसी प्रचार के केवल हमने अपनी वेबसाइट पर एनेबल कर दिया था आस्क नंदी, नंदी से पूछिए महादेव के धाम के बारे में कैसे दर्शन होने हैं। तो यहाँ जो आंकड़ा था वो 7 करोड़ क्रॉस कर चुका था, सिर्फ पूछने वालों का 1 वर्ष में 7 करोड़ क्रॉस हो चुका था। तो हमारी वेबसाइट पर जाकर आस्क नंदी से प्रश्न पूछने वालों की संख्या 7 करोड़ से ऊपर बिना किसी प्रचार के क्रॉस कर गई। यानी आस्क नंदी चैटबॉट बहुत चर्चित हुआ था उस समय, जब 1 वर्ष पूरा हुआ तब हमने उसको ओन किया, ऑफिशियली ओन किया कि हाँ, ये विश्वनाथ धाम ने चैटबॉट लॉन्च किया, आप इससे प्रश्न पूछ सकते हैं। मंदिर के साथ काशी को मॉडर्न कनेक्टिविटी मिली है, और अब काशी के इतिहास में पहली बार चलने जा रहा है पैसेंजर रोपवे। देखिए, जब से प्रधानमंत्री जी काशी आए हैं 2014 से लेके 11वां वर्ष है ये, इन 11 वर्षों में काशी ने तमाम विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। सकरी गलियों का शहर था, घाट हमारे गंदे रहा करते थे, उन घाटों पे चलना मुश्किल था। चाहे नमो घाट बना हो, वो नया घाट है, लेकिन और सारे घाट स्वच्छ हुए, माँ गंगा स्वच्छ हुई। एसटीपी की क्षमता बढ़ाकर काशी में भी एक बूंद भी सीवेज गंगा में नहीं जाता। रामनगर में भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कर दिया। वरना को भी शुद्ध करने की बात, स्वच्छ करने की बात हो रही है। एयरपोर्ट से लेके बनारस तक की जो कनेक्टिविटी है, वो सिंगल लेन सड़क हुआ करती थी, उसको 4 लेन सड़क कर दिया, बढ़िया कर दिया, फ्लाईओवर कर दिया, 2 कैंसर हॉस्पिटल बनारस को दे दिया। और जितना भी विकास हो सकता है किसी शहर की आवश्यकता के लिए, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर आने वाले इस समय की ज़रूरत थी। उन सकरी गलियों से लाखों लोगों का दर्शन करना कठिन था। आज बड़े खुशी मन से लोग आते हैं मंदिर में। देखिए, विकास होगा, आलोचना करने वाले लोग आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आज काशी का वो घाट पे ना गंगा, माँ गंगा के तट पर दिया बेचने वाली, जो फूल के साथ वो दिया बेचती है, जो जल में प्रवाहित होता है, वो भी खुश है, नाविक खुश है, ब्राह्मण समाज के लोग, जो लोग पंडा समाज के लोग हैं, वो भी खुश हैं। सबको काम के लिए तरसने वाले लोगों के पास अब इतना काम आ गया कि अब लोग कर नहीं पा रहे हैं। ये सिर्फ संभव हो पाया कि मोदी जी की काशी, जो नव्य भी है, भव्य भी है, दिव्य भी है, तो उस काशी को, काशी दुनिया की सबसे प्राचीनतम जिंदा नगरी है, धर्म की, ज्ञान की, अध्यात्म की, वैराग्य की सनातन नगरी है।
विकास इसलिए ज़रूरी है कि उन सकरी गलियों से अब लाखों लोग नहीं गुजर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर तो नई काशी बसाने की बात हो रही है, रिंग रोड बनी, अब रिंग रोड के किनारे एक नए शहर का विकास हो रहा है। तो जितना भी कल्पना काशी के लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मोदी जी के आने के बाद काशी के सपनों को पंख लग गए हैं। चाहे वो देश की पहली अंतर शहरी परिवहन में आप उसका उपयोग करने जा रहे हैं, जो रोपवे का, देश का कोई ऐसा शहर नहीं, सबसे ज़्यादा वंदे भारत, सबसे ज़्यादा अमृत भारत, सबसे ज़्यादा नमो भारत ट्रेनों का, जैसे हमारे स्टेशन काशी के, चाहे वो वाराणसी हो, बनारस हो, सिटी हो, सारे घाट, हमारे सारे स्टेशन एकदम मॉडर्न हो गए, आधुनिक के साथ साथ उन पे सारी चीज़ों का विकास किया गया उनका। अब काशी इतने लोगों को रोज़ जो आते हैं काशी में, उनको उनकी तकलीफ़ों को समझ के होटल बन रहे हैं, तमाम शहर में बाहर बड़े बड़े ग्रुप आ रहे हैं काशी में। इसको काशी के विकास से जोड़ के देखना चाहिए। जो काशी आता है वो अयोध्या ज़रूर जाता है, अयोध्या जो जाता है फिर वो प्रयागराज चला जाता है, प्रयागराज जाता है तो जब वो काशी लौटने लगता है तो माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर उसको याद आता है, फिर वो माँ विंध्यवासिनी के दरबार चला जाता है। तो इस तरह से ये गोल्डन ट्रायंगल आप कह सकते हैं। और मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ, बड़े गर्व से कह रहा हूँ आपसे, कि कभी किसी दौर में आगरा, जयपुर और दिल्ली कोई विदेशी आता था तो उसके लिए गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि विदेशी छोड़ दीजिए, देसी तीर्थयात्रियों का जो संख्या है वो रिकॉर्ड तोड़ रही है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, अयोध्या का विकास आपसे छिपा नहीं, भगवान राम का मंदिर बनने के बाद से। तो ये जो काशी, मथुरा, अयोध्या, इन शहरों को लोगों ने अब एक नए कलेवर में देखा है। तो कुल मिला के ये है कि काशी बदल रही है, भव्य हो रही है, दिव्य हो रही है, नव्य हो रही है, और अपने सनातन के वजूद को बचाए रखते हुए अपनी धार्मिकता को, ऐतिहासिकता को और अपने सनातन को जोड़ के काशी आगे बढ़ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में पीआरओ की भूमिका में शाकुंभरी नंदन जी। सर, एफएम न्यूज पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारा पहला सवाल है कि वाराणसी में आधुनिकता को बनाने के लिए, आधुनिकता को लाने के लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं, उनमें विरासत का संरक्षण कैसे हो पा रहा है? देखिए, जिस तरीके से वाराणसी की बात करें तो सितंबर 2016 में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत वाराणसी का चयन हुआ था। और जो स्मार्ट सिटी मिशन था उसमें जो हमारा मॉडल चूज़ किया गया वो रेट्रोफिटिंग मॉडल था, वो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट का मॉडल था। इसका मतलब ही यही होता है कि जो शहर की विरासत है, शहर की जो आइडेंटिटी है, शहर की पहचान है, यहाँ की जो संस्कृति है, उन सारी चीज़ों को संरक्षित करते हुए यहाँ पे विकास कार्य करने थे। जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनके हिसाब से शहर को आगे बढ़ना होता है, चाहे वो सीवरेज की हो, चाहे वो पार्किंग्स का निर्माण हो, चाहे वो खेल जगत में विभिन्न प्रोजेक्ट्स हों, चाहे घाटों का निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, और साथ में डिजिटल तरीके से, तकनीकी के माध्यम से किस तरीके से शहर में विकास कार्य हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे एम्फसाइज करना ही इसका टास्क था। तो जब वाराणसी की बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, तो वाराणसी में अलग अलग सेक्टर्स में काम हुए हैं। स्मार्ट सिटी में नगर विकास से रिलेटेड काम हुए हैं, शहर को नियोजित करते हुए शहर की प्लानिंग के रिलेटेड काम हुए हैं, जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसके लिए, उसको सुगम बनाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं, शिक्षा को लेके बहुत सारे काम हुए हैं, विभिन्न नए स्कूल बनाए गए हैं, स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस लगवाई गई हैं। साथ में जो एक दो ऐसे फीचर्स हैं जो वाराणसी को बाकी स्मार्ट सिटीज़ से अलग करते हैं, उसमें सबसे बड़ा फीचर तो है कि वाराणसी में एडवांस सर्विलांस कैमरास की स्थापना की गई है। तो तकरीबन 750 लोकेशंस पे 2500 से अधिक एडवांस सर्विलांस कैमरास लगाए गए हैं, जिसमें फेस रिकग्निशन हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो भी सॉफ्टवेयर्स हों, उनके माध्यम से शहर को एक अच्छे सुरक्षा घेरा में जोड़ा जा रहा है। साथ में वाराणसी एशिया का पहला ऐसा शहर है जिसका 3D जियोस्पेशियल ट्विन भी बन के तैयार है। ये 4 सेंटीमीटर के एक रेशियो में पूरे शहर की 3 डायमेंशनल मैपिंग हुई है, जिससे भविष्य में जो आने वाली परियोजनाएं हो, चाहे सिटी की प्लानिंग हो, यहाँ पे किसी तरीके के अगर रेजिलियंस के काम हो, क्राउड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ें हों, तो उन सारी चीज़ों पे भी विशेष करके एक तकनीकी समन्वय स्थापित करते हुए अच्छे से इसका क्रियान्वयन हो सकता है।
भरी दोपहर में भी ललिता घाट पर महाआरती की गूंज सबसे पहले भक्तों के भजन और उनके विचार गूंज रहे थे। जिसमें 9 साल की यहाँ सिर्फ आरती नहीं, जिंदगी भी बदली है, जिसकी कहानियां आसानी से सुनी जा सकती हैं। इस कूलिंग पॉइंट की व्यवस्था काशी विश्वनाथ धाम ट्रस्ट ने की है। पूछ लेते हैं, क्या शुभ नाम? राम बाबू। राम बाबू। राम बाबू, कहाँ से आए हैं राम बाबू? बीड जिला, हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। अच्छा, क्या था मन में जो महाराष्ट्र यहाँ तक चले आए? हाँ, यात्रा करता। यात्रा का। हाँ, तो दर्शन हुए बाबा विश्वनाथ के? हो रहा है। अब कैसा महसूस हो रहा दर्शन? समझे। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? हर्ष सिक्का। क्या नाम है? हर्ष सिक्का। कहाँ से आए हैं? रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़। ओहो, एक राजधानी से और आप सांस्कृतिक राजधानी तक आ गए। सिक्का भैया, क्या मन में था जो पूरे परिवार के साथ आए, अकेले आए? फ्रेंड के साथ आए हैं, भाई के साथ आए हैं। फ्रेंड और भाई के साथ आए। क्या मन में आया जो धर्म कर्म करने लगे इतनी उम्र में? मन में ऐसा कुछ नहीं है, बस बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा थी, आज कर लिया। बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन करने की इच्छा थी, आज कर ली। क्या शुभ नाम है? अभिषेक है मेरा। अभिषेक, ये शेर बना रखा है तुमने टी शर्ट। बब्बर शेर। बब्बर शेर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ सुना है? जी सुना है। उनके बारे में क्या क्या सुना है? क्या सुना? बहुत अच्छा, वो जब भी वो मुख्यमंत्री बन के आए हैं बहुत सुधारण किया है। मैं कर्नाटक से आया हूँ। कर्नाटक में? फिर से एक बार नाम बताइए। अभिषेक। अभिषेक, कर्नाटक से। तो क्या वहाँ कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ के बारे में? वो बहुत, हमारे जिले में तो बहुत उनका, योगी बाबा का बहुत हम आदर करते हैं, क्योंकि बहुत बिहार के लेबर्स हमारे पास आते थे। मैं सिविल इंजीनियर था, जो उस बारे में जो बिहार में परिस्थिति था, अभी जो मैं देख रहा हूँ इधर आकर, बहुत सुधारण किया है बाबा ने। क्या नाम है? विष्णु राउत। कहाँ से आए? बीड, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। आपका नाम क्या है? विक्रम चौहान। चौहान। कहाँ से आए? बीड। बीड से आप भी आए हैं। अच्छा, ये जो साथी कर्नाटक के बैठे हैं, इन्होंने एक बात बताई और बात बड़ी अच्छी है। इन्होंने कहा कि हम बहुत सारे बिहार के लेबर और बहुत सारे ऐसे लोग कामगार इनके साथ काम करते हैं, जिनके माध्यम से ये योगी आदित्यनाथ जी के बारे में सुनते रहते हैं। अब हम क्योंकि उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, वाराणसी में बैठे हैं, सांस्कृतिक नगरी में बैठे हैं, और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज यहीं वाराणसी में थे। वो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर एक रोड शो भी हुआ, उन्होंने दर्शन भी किए, पूजन भी किया, और ये सब श्रद्धालु जैसे यहाँ बैठे हैं। तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बदला हुआ सुनाई पड़ रहा है कि पहले वाला यूपी अब बदल गया? हाँ, बदला हुआ सुना है। डेवलपमेंट भी देख रहा हूँ मैं अभी, जो मैं अभी पहले भी आया था, अभी जो आ रहा हूँ देख रहा हूँ। थोड़ा और भी टाइम चाहिए, और भी सुधारना चाहिए, पर इसके लिए टाइम लगते हैं। पर बाबा ने बहुत अच्छा काम किया उत्तर प्रदेश। बाबा को थोड़ा और टाइम दिया जाए? दिया, वो जरूर दिया जाए। ये अब अगर उनको टाइम दिया तो बहुत बदलाव दिखा। जैसे हमारा बेंगलुरु है, ऐसा उत्तर प्रदेश भी दिखेगा हमको। बेंगलुरु में गया हूँ और मैंने वहाँ शीश महल देखा है, मैंने यहाँ यूवी सिटी देखा है, मैंने चमचमाती सड़कें भी देखी हैं। और मैं वहाँ जब गया था तो एक नेता के बेटे के विवाह में गया था। वो नेता केंद्र में मंत्री थे, उनके बेटे IRS अफसर थे, उनकी शादी में मैं गया था। तो वो गायत्री पैलेस ग्राउंड में वो शादी थी। तो अभी क्या है, गायत्री पैलेस ग्राउंड तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यूपी में भी बहुत अच्छी अच्छी जगह। जी जी, बहुत अच्छी अच्छी जगह बन रहे हैं, बहुत डेवलपमेंट हो रहे हैं। देखो क्या बोलते हैं, हम हिंदी ज्यादा आता नहीं है। आप बोल रहे हैं, सब समझते हैं। थैंक यू। पावर में जो अच्छा आदमी बैठेगा ना, तो सब काम अच्छा करेगा। पावर में अच्छा आदमी बैठे, सब काम अच्छा करेगा। सिर्फ धर्म के बढ़ावा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, डेवलपमेंट भी उतना बढ़िया होना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, सब सर्वतोमुख डेवलपमेंट जो बोलते हैं ना, ऐसे लोगों से। एक बार फिर से अपना नाम बताइए। अभिषेक। अभिषेक, अब एक चीज और पूछ लेते हैं, क्योंकि आप बेंगलुरु से टेक्नोलॉजी का हब है,
हमारे यूपी से भी निकल के छात्र छात्राएं वहाँ पढ़ने जाते हैं, वहाँ नौकरी करने जाते हैं। भाषा एक चीज है जो कि थोड़ी थोड़ी दूर पे बदलती है। इंडिया में जितने स्टेट है सबकी भाषा में थोड़ा थोड़ा बदलाव है, लेकिन धीरे धीरे हमें लगता है कि भाषा कम्युनिकेशन के लिए अब बाधा नहीं है। लोग एक दूसरे की बात समझते हैं, भाव को समझते हैं, इशारों को समझते हैं, और भाषा के भी एक दूसरे के थोड़े बहुत शब्द समझते हैं। जी जी, सच है वो। मैं बहुत अभी वृंदावन जा रहा था, बहुत जा रहा था। हिंदी में भी सबका हिंदी अलग, हरियाणा की हिंदी अलग है, बिहार का भी हिंदी अलग है, हमारे जो बेंगलुरु में हिंदी बात करते हैं वो भी अलग है। पर जो है ना, अब मैं जो स्ट्रगल कर रहा हूँ हिंदी बात करने के लिए, लोग उसको समझते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। वैसे भी हमारे में वो भी करना चाहिए, हम भी वो भी करते हैं, प्रयत्न करते हैं। जो ये यहाँ का जो लोग उधर आते हैं कन्नड़ बात करने में स्ट्रगल करते हैं, वो एक समान रिस्पेक्ट समझता। मैं हिंदी में बात करूँ तो आपको भी बहुत अच्छा लगे, हमारे जगह में आके हमारे भाषा में बात कर रहे हैं। जब आप हमारे जो कर्नाटक में आते हैं, आप भी कुछ थोड़े बात कन्नड़ में करें तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है। बात क्या करे कैसे करे मतलब नहीं, आपके अंदर जो रिस्पेक्ट है ना भाषा के भाव जो है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। आपने बिल्कुल सही बताया। मैंने भी थोड़े दिन पहले महसूस किया कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। उन्होंने जन्म लिया उत्तराखंड में, पहाड़ में, गढ़वाल में, उधर की भाषा उनको आती है। फिर वो यूपी में आए, गोरखपुर में मठाधीश बने, महंत बने, और उन्होंने गोरख पीठाधीश्वर के रूप में बहुत अच्छा काम किया। उस मठ में आप जाएंगे, अगर कभी आपका मन बने तो आप जाएंगे, तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छा दर्शन लाभ और बहुत अच्छा लगेगा आपको। फिर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद मैंने देखा वो हरियाणा में रैली कर रहे हैं, वहां पर सक्सेस है उनको मैंने देखा हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में, वो सिटी हैदराबाद में रैली करने गया, उधर भी बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला उनको। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि वो उड़ीसा में गए, वो अभी पश्चिम बंगाल में उनका लगातार कार्यक्रम हुए। तो मुझे लगता है भाषा कहीं ना कहीं मुश्किल तो होगी, लेकिन भाव अगर है तो भाषा मुश्किल नहीं। हम भी बहुत डिमांड करते रहते हैं हमारे एमएलए साहब को, सब योगी बाबा को बुला लीजिए, योगी बाबा को बुला लीजिए रैली को। सी हमारे भगवत गीता में वही बात बोलते, उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। जिसकी चरित्र उदार है वो भाषा की सीमा पार करके दिल को छुएगा। वो बाबा जैसे लोग जो है ना, उसका चरित्र उदार है, इसलिए सब लोग उसको प्यार करते हैं, उसकी ज्यादा कुछ नहीं हो। तो फिर इतनी सारी बातचीत के बाद हम आप सभी से निवेदन करेंगे और अपने वीडियो जर्नी से कहेंगे थोड़ा दूर हटके जूम करके दिखाएं। एक बार सभी लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके आए हैं तो अपने हाथ ऊपर करें और मेरे साथ बोले, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये भाईजन, बंधुजन, परिवारीजन, इन सब के मुख से वह भजन हम आप तक भी लाएंगे, और ये हमारे भाई साहब और हमारी माताएं बहनें ये उसे सुनाएंगी। तो कहाँ से शुरुआत होगी, किससे शुरुआत करना? आता या ठिकाणी आम्ही काशीमध्ये आहोत। गिरी महाराज माजलगाव यांचे सर्व फॅमिली, भक्तगण सर्व, आणि या ठिकाणी दोनधाम यात्रेसाठी आलेलो आहोत। आम्ही कालीडोर दरवाजाच्या मध्ये बसलोत, पण आमच्या सोबत आमच्या मीडियाचे क्या नाम है? मेरा नाम अमरेंद्र है। अमरेंद्र जी ने बोला कि वो तुम्हारे भाषा में कोई सुनाओ हमारे को, भगवान जी का नाम कोई ले लो। इस वास्ते में हम मराठी भाषा में हमारे कोई भक्तगण यहाँ भजन कर रहे हैं, वो भजन सभी को सुनना चाहिए। गुरुजी अब पहला गुरु से शुरुआत करते, तालियां बजनी चाहिए सबकी। भजन करी महादेवा देवा, भजन करी महादेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भांग आज जग जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे अंग आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जलाते दिवाली मैं बनाऊंगी, सारे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे।
श्रद्धालुओं के दम पर 9 साल में काशी का बाजार भी चमका है। वाराणसी श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के घाट की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ, जहां से मुख्य द्वार कॉरिडोर का शुरू होता है। और ये हमारे पास है किशोरी लाल पूजन भंडार। आइए भैया से बात करते हैं। सर, ये दुकान कितनी पुरानी, कितने दिनों से आप यहाँ पर ये पूजन सामग्री का काम? दुकान हमारी सन 53 से है। सन 1953 से। क्या शुभ नाम है आपका? अमित कुमार गुप्ता। अमित कुमार गुप्ता जी, बहुत कुछ बदला है वाराणसी में। वो जो बदलाव है यहाँ का भी, बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के आसपास का भी, और पूरे शहर का, चाहे वो नमो घाट हो, चाहे वो डबल ओवर ब्रिज हो जिस पे ट्रेन भी चलती है और जिस पे ऊपर गाड़ियाँ भी निकलती हैं, चाहे वो नया नगर निगम का मुख्यालय बना हो, चाहे फिर वो सड़कें जो राजा तालाब तक बनी हो, रिंग रोड बनी हो, तो इन सब बदलावों के बाद काशी पहले से कितनी बदली है, बनारस पहले से कितना बदली? नहीं, काशी तो पहले से बहुत अच्छा हुआ है, मगर जहाँ विकास वहाँ विनाश है। अब जैसे कहने वाले ये 350 मकानें तोड़ के कॉरिडोर बनी है, ठीक है। अब हम लोग पहले किराने की दुकान खोलते रहे, किराने की, तो 10,000 पब्लिक थी, उससे हम लोग की चाल चलन चलती रही। अब क्या है कि यात्री का सामान बेचने लगे। पहले मेरे किराने की शॉप थी, अब यात्री के बेचने लगे। अब यात्री जो चलते हैं वो बिकता है, समझ रही बात? यानी ये जो बदलाव हुआ है इससे बहुत सारे व्यापारियों को कुछ नुकसान भी, काफ़ी नुकसान हुआ है। अब मान लीजिए जो कॉरिडोर में दुकानें थीं वो चली गई, उनको तो इधर दुकान मिला नहीं। जो कॉरिडोर में पैसा मिला, मान लीजिए अगर 4 भाई हैं और मान लीजिए 50 लाख मिला, 10-10 लाख मिला, तो 10-10 लाख में कोई मकान तो मिलेगा नहीं। तो कुल मिला के सबका नुकसान हुआ है, फायदा कहीं से नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज और, बदलाव समृद्ध करता है, बदलाव दुनिया देखती है, लेकिन बदलाव जब होता है तो कहीं ना कहीं कुछ कष्ट भी होता है। तो फिर समाधान क्या है? बहुत सारे शहर और भी हैं बनारस के अलावा भी, जहाँ पर हमारी स्मृतियाँ हैं, हमारी विरासत है, जिसको संजोया जा सकता है। यहाँ आप काशी में रहते हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, आपका भी मन होता होगा कभी रामेश्वरम जाएं, कभी अयोध्या जाएं, कभी चित्रकूट जाएं, कभी विंध्याचल जाएं, कभी हम पुरी जाएं। तो अगर बदलाव करने की स्थिति करे, अगर स्टेट करे, तो समाधान क्या हो सकता है कि भाई कैसे क्या किया जाए आखिर? जैसे देखिए कॉरिडोर बना तो सारा तो कमर्शियल कर दिया गया। जो ये होता रहा कि दर्शनार्थी रोड पे लाइन लगाते हैं, वो अब अंदर से लाइन लगाएंगे। तो दर्शनार्थी तो आज भी रोड पे लाइन लगा रहे हैं, तो आपका इतना बड़ा जगह लेने से कोई फ़ायदा आम दर्शनार्थियों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो आज भी धूप कड़कती धूप में लाइन लगा के दर्शन कर रहे हैं। तो फायदा हुआ किसका? फायदा है सरकार का हुआ। सरकार का क्या फायदा? सरकार का फायदा ये हो कि सारे कमर्शियल बैंक वालों को दे दिए, रेस्टोरेंट दे दिए, होटल खुल गया, घूमने का स्पॉट हो गया। अब वो आ रहे हैं रेस्टोरेंट से कई करोड़ रुपए उनसे लिए सारा पैसा लेके अपना, तो सरकार का फायदा हुआ। आप सुगम दर्शन के नाम पे 400 रुपये ले रहे हैं, फिर आम दर्शन मिला दे रहे हैं, और भाई आम दर्शनार्थी धूप में धूप खा रहा है, रोड से लाइन लगाया है। आपने तो पहले यही कहा ना, कॉरिडोर इसलिए बन रहा है कि जो दर्शनार्थी रोड पे लाइन लगाते हैं वो कॉरिडोर के अंदर लाइन लगाएंगे सारे दर्शनार्थी। मगर आप भी आज जाके देखेंगे तो रोड भीड़ होती है, तो सारे रोड पे लाइन लगाए रहते हैं। बात है, आपकी सारी बात हमने सुनी और रिकॉर्ड भी की। अब ये बताइए कि ये जो हुई कसरत, इस कसरत की प्रशंसा फिर क्यों करते हैं आम लोग, बाहर के लोग ये करते हैं कि सारा थकावट फिर अंदर कॉरिडोर घूमते हैं तो उनको दूर हो जाता है। मंदिर के अंदर जानते हैं थोड़ा बड़ा प्रांगण हो गया है, और आजकल लोग क्या है, सेल्फी स्पॉट चाहिए सबको। पहले आस्था था, अब लोगों को आस्था नहीं चाहिए। अब लोगों को चाहिए कि हम कहीं घूमें, सेल्फी लिए, गंगा जी भी अगर डुबकी लगा रहे तो उसका भी सेल्फी लिए, एक घूमने का स्पॉट चाहिए। नहीं, वो तो समय के साथ बदलाव है। मोबाइल आया, मोबाइल में कैमरा आया, कैमरे ने चीजें बदली, लोग देखते हैं, पूरी दुनिया के लोग, हम काशी गए थे तो हम डाल रहे हैं। लोग लाइन तो लगाते हैं उस समय रोड पे, उस समय कहते हैं, प्रशासन को कोसते हैं, फिर अंदर जब घूमते हैं फिरते हैं तो फिर उनकी दिमागें चेंज हो जाती हैं। और जब वो रोड पे लाइन लगाए रहते हैं, धूप लगता है, तो उनको लगता है कि प्रशासन को कुछ व्यवस्था देने। बाबा विश्वनाथ की कृपा कुछ कम हुई है काशी वासियों पर क्या? नहीं, काशी वासी को बाबा विश्वनाथ का कृपा तो बनी हुई है। अब जिसका मकान दुकान चला गया तो उसको तो कृपा कम लगने करेगा। नहीं, हमने मान लिया कुछ, जैसे आपने बताया 300 लोग, लेकिन 300-350 मकाने, 10,000 पब्लिक। मान लीजिए उसमें मकान मालिक भी था, किराएदार। मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मुआवजा मिला, मगर मुआवजा मन बता के नहीं, एक सरकारी सर्किल रेट से डबल मिला, यही ना मिला, सरकारी सर्किल रेट से डबल मिला। अच्छा बताइए, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ रहते हैं, देश में 140 करोड़ रहते हैं, सबकी भावनाओं का सम्मान हो या केवल कुछ लोगों की वजह से काम ही न किया? नहीं, सबकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। हाँ, अब आप तो थोड़ा सा अपने कारोबार बताइए, ये जो कारोबार अब आपने किया, कभी किराने की दुकान करते थे, पूजन सामग्री का, इसमें किन चीज़ों में ज़्यादा श्रद्धालु रुचि दिखाते हैं?
यही सब जो है, रुद्राक्ष का माला है, तुलसी का माला है, पीतल का बर्तन है, गंगा वाटर है, जैसे साउथ इंडियन में गंगा जल का लुटिया ले जाते हैं, तो ये सब चीज़ों का है ज़्यादा। यानी आस्था से अर्थ है, धर्म से धन आता है। हाँ हाँ, धन से तो धन आ ही रहा है। अब इतने जितने गया जिला के जो लेबर थे, मजदूरी करते रहे, आज व्हीलचेयर चला रहे हैं, तो उससे ज़्यादा इनकम कर रहे हैं। कहाँ वो खाली माथे मजदूरी करते रहे सारे दुकानदारों का, आज वो सारे जो है व्हीलचेयर चला रहे हैं। जैसे हम चारों तरफ देखते हैं कि जितनी भी दुकानें हैं, चाहे फूल माला की हो, चाहे पूजन सामग्री की हो, चाहे चंदन की हो, चाहे खोया की हो, चाहे मिठान की हो, सब बाबा विश्वनाथ की कृपा से ही चल रही हैं। आस्था से ही आर्थिक आस्था ही सही चल रहा है। अब सारे लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं परचेजिंग कर रहे हैं। 100 लोग आ रहे हैं तो 10-10 लोग कहीं जा रहे हैं, कोई ना कुछ ले रहे हैं, तो सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है। और अब वो पल जब मां गंगा की महाआरती में 9 साल के विकास की भी आहुति दी जाती है। पंडितों के द्वारा की जा रही आरती जब एक साथ घूमती है तो लगता है कि काशी सिर्फ आस्था की नगरी नहीं, 9 साल में हुए विकास का जीता जागता सबूत भी है। काशी जहां एक और आस्था का शीर्ष स्थल है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा दीक्षा की तपोस्थली भी है। हमारी टीम ने भी विश्व प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का रुख किया। वहां दर्शन पूजन रुद्राभिषेक भी हुआ और आस्था के साथ विकास पर साक्षात्कार भी। सुनिए बीएचयू स्थित श्री विश्वनाथ महादेव मंदिर के मानित व्यवस्थापक प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा को ब्यूरो चीफ अमरेंद्र प्रताप सिंह के साथ। कहते हैं भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी विश्व की सांस्कृतिक धरोहर, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी, आध्यात्मिक राजधानी काशी नगरी अविनाशी। और अविनाशी क्यों है? हम यूपी नामा को शूट करने के लिए वाराणसी में है, काशी में है, और एक ऐसा सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे बारिश हो रही है और काशी विश्वनाथ का एक ऐसा मंदिर जो कि बाबा विश्वनाथ धाम के बाद सबसे ज्यादा श्रद्धा से और आस्था से यहाँ सब जन स्पर्श दर्शन और पूजन के लिए आते हैं, वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का काशी विश्वनाथ मंदिर। और हमारे साथ मौजूद हैं उस मंदिर के मानित व्यवस्थापक प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। जी जी जी, आपका भी स्वागत है। मौसम बहुत शानदार है, बाबा की बड़ी कृपा है। हम कुछ पूछना चाहेंगे आपसे और पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के सनातनियों के लिए, यह जो कृपा स्थल है इसकी व्यवस्था का जिम्मा जिन्हें मिलता है, चाहे वो विश्वभूषण मिश्र जी हों काशी विश्वनाथ धाम ट्रस्ट के, और चाहे यहाँ श्री विश्वनाथ मंदिर के ओझा जी हो, यह भाग्य से मिलता है या कर्म से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कर्म और भाग्य ये दोनों अलग नहीं है। पूर्व जन्म में जो सुकृत कर्म होते हैं वो इस जन्म में भाग्य का निर्माण करते हैं, जिसको शास्त्र अदृष्ट के रूप में कहता है। तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म के प्रारब्ध अच्छे रहे और इस जन्म के माता पिता गुरु और संतों का आशीर्वाद रहा, विद्या की कुछ साधना थी कि सबसे पहले काशी भूमि प्राप्त हुई। काशी सबको नहीं मिलती है और उसमें भी बाबा विश्वनाथ का सेवा करने का लगभग 4 वर्षों से अवसर मुझे प्राप्त है। मैं इसके पहले श्री काशी विश्वनाथ धाम का जो न्यास है उस न्यास का सदस्य रहा, वहाँ भी बाबा की सेवा की, जैसी अपनी जो शक्ति रही, जो ज्ञान रहा। उसके बाद चूंकि मेरा मूल पद प्रोफेसर का है, आचार्य का है, यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आया तो पता नहीं क्या कृपा है भगवान की, वहाँ से छूटा तो फिर भगवान ने अपना नाम मुझे दे दिया और ये जो श्री विश्वनाथ मंदिर है बीएचयू का, इसका मुझे मानित व्यवस्थापक बनाया गया। तो कहीं ना कहीं एक कर्म भी आपका होता है। जब कोई पद मिलता है तो वहाँ अहंकार की जरूरत नहीं होती है, निष्ठा की जरूरत होती है, कुछ करने की जरूरत होती है। तो जो श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो निष्ठा से हमने कुछ सेवा की भगवान की,
भगवान के आशीर्वाद से पुनः यहाँ सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए कई बार जो है लोग कहते हैं कर्म जरूरी है, भाग्य जरूरी नहीं है। भाग्य जरूरी है, कर्म जरूरी नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत अच्छा जवाब। अब एक और प्रश्न इसी कड़ी में है। वो ब्रजभूषण मिश्र बार बार कहते हैं सब महादेव की योजना है। तो यह जो उमंग का वातावरण, तरंग का वातावरण, उत्साह का वातावरण, आस्था का वातावरण है, ऐसा लगता है कि जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों मिलकर लौटने वाले हों। उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में भी यह जो माहौल है, यह जो वातावरण है, यह कुछ व्यक्ति विशेष की वजहों से है या समय है? महादेव की योजना यह भी है। देखिए, समय तो निरंतर एक तरह होता है। जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो काल का विभाग औपाधिक है, वस्तुतः अखंड है, इसका कोई भेद नहीं है। लेकिन हर काल में कोई ना कोई युग पुरुष आता है, ऋषि आता है, भगवान का अवतरण होता है और उस युग में कुछ ना कुछ नया करता है। नया करने का मतलब है, चूंकि हम लोग धर्मनिष्ठ है, वो धर्म की स्थापना करता है, शास्त्र की स्थापना करता है, एक संस्कृति की स्थापना करता है। और मैं एक कहूँगा, देखिए काशी तो सभी जगह से न्यारी है, ये काशी भूमि पर नहीं है। वाराणसी निविशते नवसुंधरायाम, हर्ष ने कहा है, ये पृथ्वी पर नहीं है, ये भगवान के त्रिशूल पर है। इसलिए किसी भी प्रकार के संकट यहाँ नहीं आते हैं। लेकिन ये जरूर कहूँगा, ये जो 10-12 सालों का जो कालखंड है, वो धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, भारतीयता के लिए अभूतपूर्व कालखंड है। और इसके उन्नायक कहीं ना कहीं ये महामना की पवित्र भूमि है। जो महामना की संकल्पना थी कि प्राची प्रतीची कामेल सुंदर, अपने विरासत के प्रति सम्मान करते हुए हम आधुनिकता की तरफ बढ़े। और इस देश के जो राजर्षि प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और इस उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों के प्रयास से और साथ जो जनता जनार्दन है, प्रजा है, इन सबके समेकित प्रयास से एक नवभारत का निर्माण हो रहा है। एक काल भी बदल रहा है, यहाँ की संस्कृति बदल रही है और काशी अपने मूल आत्मा को सजे हुए ही इतना बदली है, इतना सजी है, जिसकी कल्पना ना आपको थी ना हमें थी। हम चाहते थे कि काशी के प्रति जैसे संपूर्ण विश्व की आस्था है, आध्यात्मिक आस्था है, वैसे सफाई, स्वच्छता और अध्ययन अध्यापन की बात करेंगे तो कोई नई बात नहीं है। हमारे कुलगीत में लिखा है, विश्व विद्या की राजधानी महामना ने बनाया। लेकिन इन सबको सजाने का काम इन 10-15 सालों में अभूतपूर्व हुआ है और निश्चित रूप से काल न बदलते हुए भी बदल रहा है। ये ऐसा जगह है जहां स्वयं कालों के काल निवास करते हैं। यहाँ काल का भी असर नहीं होता है, लेकिन जो कार्यों का असर है वो चारों तरफ दिख रहा है। ये राखिए आंगन को टीछा है। अच्छा, अंतिम प्रश्न क्या एक आग्रह है कि काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए अपने घर से चलने वाले हर व्यक्ति की आकांक्षा ये भी होती है कि बाबा विश्वनाथ धाम में जब हम महादेव के दर्शन पा लें तो उसके बाद हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जाकर के भी श्री विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करें। उनके लिए कुछ आप बताना चाहें कि कैसे सहजता से यहाँ आएंगे वो और कैसे दर्शन पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्य मंदिर है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, उसी से प्रेरणा लेकर के महामना भी यहाँ बनाया। और ये मंदिर वस्तुतः विद्यार्थियों के लिए बनाया गया, क्योंकि अभी आपसे हमने कहा कि धर्म और नीति विद्यार्थी में होना चाहिए। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह मंदिर 52 एकड़ में है, केवल मंदिर का परिसर, और विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु में है। महामना ये मानते थे कि ये मंदिर श्रद्धा का केंद्र है। इसके बाएं साइड जो लाइब्रेरी, फिलोसफी डिपार्टमेंट जो है, एक ज्ञान मार्ग है, और ठीक इधर दाहिने तरफ कृषि और IIT एक कर्म क्षेत्र है। तो कर्म और ज्ञान के बीच में श्रद्धा एक कड़ी है। तो जब तक विद्यार्थियों में श्रद्धा और भक्ति का भाव नहीं होगा तो न ज्ञान की तरफ अग्रसर होंगे, न कर्म की तरफ अग्रसर होंगे। और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए महामना ने भव्य दिव्य मंदिर बनाया। एक चीज और बता दूं, इस मंदिर का जो सभागार है उसका निर्माण इसलिए भी किया गया था कि यहाँ के विद्यार्थी भगवान के सामने परीक्षा दें, वो डिप्रेशन में न आए, भगवान को देखते हुए दें। लेकिन अब संख्या इतनी बढ़ गई, वो संभव नहीं रहा। और एक चीज और बता दूं, आज पूरी सरकार कॉरिडोर बना रही है, कल्पना कर रही है। आप देखिए, इस मंदिर में, ये मंदिर की स्थापना 11 मार्च 1931 में हुई, पूर्णतः बन के तैयार हुआ 1966 में। लेकिन उस समय भी महामना ने कॉरिडोर बना दिया।
आप इस मंदिर के चारों तरफ देखिए, इतना भव्य दिव्य प्रांगण मैं समझता हूँ देश में नहीं है। और कुतुब मीनार से भी 2-2.5 फुट अधिक इसकी ऊंचाई है। अब बृहद दृष्टिकोण था तब इतना भारत में कोई इतना ऊंचा मंदिर नहीं था उस समय। तो महामना जैसा व्यक्तित्व। और आपसे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान में निरंतर यहाँ काम हो रहे हैं और जो वर्तमान कुलपति हैं एकदम महामना के भावना के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। जो हमारे कुलपति जी हैं प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी जी, और वो मंदिर के लिए कहते हैं जो भी काम करना आप लोग करिए, पैसे की फंड की कोई कमी नहीं है। तो आप देखेंगे 2-4 महीना में मंदिर और बदल जाएगा। और बहुत ऐसी कमियां भी हैं जो हम अभी नहीं करा पाए हैं, धीरे धीरे दौड़ रहे हैं और निश्चित रूप से उसको 2-4 महीने हम लोग पूरा करेंगे। होगा। तो ये थे प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी। एक एक शब्द उन्होंने ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले से तैयारी कर रखी हो कि हम ये पूछेंगे और बता देंगे। तैयारी नहीं है, ये सहज भाव है जिसको उन्होंने आत्मसात किया है अपने कार्य में, अपने जीवन में। और मेरा विश्वास कीजिए, बार बार जो शब्द मेरे मुंह पे आता है, काशी अविनाशी है, काशी अद्भुत है, काशी अनोखी है। और शायद जिसने काशी को नहीं देखा उसने इस धरा पर जन्म लेने के बाद धर्म को साक्षात नहीं देखा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, यूपी नामा के लिए काशी से। देखते रहिए, हमें और भी दिखाएंगे आपको, क्योंकि हमारा काम है दिखाना और आपको वहां तक ले जाना जहां तक अधिकार है आपका। नमस्कार। और यूपी नामा वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।